उसमें कौन सा चैप्टर आ रहा है आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना है। ओके। तो आपका जब तक ये चैप्टर चलेगा डी एंड एफ ब्लॉक, तब तक आप केमिकल काइनेटिक्स रिवाइज कर लीजिएगा। उसमें जो भी डाउट हो वो सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। ओके सर। सर मैं वो चैप्टर कर रहा था, वही वाला केमिकल काइनेटिक्स। तो सर हाँ हाँ। जैसे उसमें एक पर्टिकुलर स्टेज पे आई थिंक फर्स्ट हाफ रिएक्शन में सर इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन करनी है? यस सर। हाँ, वो केमिकल सर जहाँ काइनेटिक्स पे में सर इंटीग्रेशन आता जहाँ है। पे हमें लॉग 2.303 लॉग के साथ वैल्यू जो फाइनल आती है हमारी। हम्म। तो सर वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, आई मीन हाँ। केमिस्ट्री के एग्जाम में इंटीग्रेशन। हाँ, आते हैं, वैसे भी क्वेश्चंस आते हैं। आपका अगर फाइनल मोस्ट ये वाला कैसा होगा, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? सर ये वैसे तो योर वॉइस इज लैगिंग दिव्यम। सर एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस। सर वैसे तो सब्जेक्टिव होगा, बट हो सकते हैं कि वो बीच में कुछ एमसीक्यूज या फिर कुछ वन मार्कर्स दे दे इसके तो भी। एमसीक्यूज में आपको उस टाइप का क्वेश्चन देगा, जैसे बेसिकली हम लोग डेराइव किए हैं जो फॉर्मूला, यस सर। उस पे क्वेश्चंस दे देता है। ओके सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो हम लोगों ने कहाँ तक किया था, सर स्कैन? हमें स्क्रीनिंग पावर से करना है। हाँ, ये बेसिकली यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, वेट। चलिए, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट में एम आई विजिबल दिव्यम? यस सर। चलिए, तो यहाँ पे बेसिकली मैं डेट लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बड़ा मुझसे नहीं लिखाया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, आज का लेक्चर 28 दिसंबर। ठीक है, तो देखिए हमने बताया था कि इसमें स्क्रीनिंग पावर जो होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है, एस में होता है, फिर किस में होता है, पी में होता है, फिर डी में, और फिर में किस में होता है, एफ में होता है। फिर मैंने आपसे एक चीज़ और बताया था कि इनके जो साइज होते हैं ना वो बहुत वैरी करते हैं, फर्स्ट डिक्रीज होते हैं, फिर इंक्रीज होने लगते हैं। एनसीईआरटी जब आप उठाएंगे तो आपको दिखेगा कि साइज का जो ग्राफ या हर चीज़ के ग्राफ के टर्म में ही दे रखा है, तो इस तरीके से उठता जाएगा। ठीक है, बहुत सारे तरीकों का ग्राफ दे रखा है, कंपेयर कर रखा है बिटवीन देयर एटॉमिक साइज। ठीक है, और आपका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ये सारी चीजें अगर हम 3D सीरीज की 4D सीरीज की बात करें, सॉरी 3D सीरीज की बात करें हम, तो 3D सीरीज में आपको पता है कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं। स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम होगा, फिर मैंगनीज होगा, और उसके बाद आ जाएगा आयरन, कोबाल्ट, देन निकल, और उसके बाद क्या आ जाएगा, कॉपर, एंड देन जिंक। अब देखिए इनके जो साइज होते हैं ना, पहले तो डिक्रीज करेंगे अप टू मैंगनीज। ठीक है, ये ऐसे डिक्रीज करता चला गया। ठीक है, ये जो क्रोमियम होता है ना, ठीक है, यहाँ पे कहाँ पहुंच गया हम लोग, यहाँ पे कलर, हाँ, वेनेडियम बड़ा होता है क्रोमियम से। अब ये जो मैंगनीज होता है ये क्रोमियम से बड़ा होता है, और ये इससे भी बड़ा होता है आयरन से। ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, फिर इधर जाइएगा तो बढ़ता जाएगा। पहले ये डिक्रीज होता है, देन इंक्रीज होता है, ये डिक्रीज होता है अप टू मैंगनीज, एंड देन क्या हो जाता है आपके पास, डिक्री इंक्रीज हो जाता है। इज सर दैट ऐसा क्लियर? होता क्यों है? ड्यू टू ये जो डी और एफ है ना, ठीक है, डी हो गया, एफ हो गया, तो इनका जो स्क्रीनिंग पावर है, जो खींचने की टेंडेंसी है, वो डिक्रीज होते जाते हैं। ये जो स्क्रीनिंग पावर है ड्यू टू डी, ठीक है, इसके वजह से डिक्रीज हो जाता है। इसका रीजन मैं लिखता हूँ और क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइज ऑफ, साथ में आप भी लिखिए,
4D elements is almost as that of 5D series. अब ये क्यों होता है? This is due to filling of 4F before 5D orbitals. 5D orbitals, which results in regular decrease in atomic radii. In atomic radii, called as lengthenoid contraction. ये डी एंड एफ ब्लॉक में ना बहुत सारी चीजें आपको कॉमन नहीं मिलेंगी। जैसे हम लोगों ने पी ब्लॉक एस ब्लॉक पढ़ा है कि ये डिक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है, ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे जनरली क्या होगा आपका यहाँ से यहाँ इंक्रीज करेगा, बहुत सारे एक्सेप्शंस टाइप आपको दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लिखना कि अगर बात करें तो 3D जो होता है वो छोटा होता है 4D से, और 4D और 5D जो होते हैं, ठीक है, 5D जो होते हैं वो इक्वल होते हैं एक्सेप्ट ग्रुप 3। लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत कुछ इधर उधर कर देता है ड्यू टू वो एफ सबसेल जिसका शील्डिंग पावर सबसे कम है। सर ग्रुप 3 एक्सेप्शन क्यों है? ग्रुप की एक्सेप्शन, एक्सेप्ट ग्रुप 3। यस सर। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? तो सर उस ग्रुप में ऐसा क्यों नहीं होता है वो कि सारी चीजें अभी पता चलेगा, धीरे धीरे अभी डिस्कस करेंगे हम। देखिए इसमें एक ही रीजन है, यहाँ लेंथनॉइड कंट्रैक्शन कम होता है इस वजह से नहीं होता है, इसमें ज्यादा होता है इस वजह से ये ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैंने लिखवा रखा है कि ग्रुप 3 में कौन कौन से एलिमेंट है, बताइए जरा। पता है आपको ग्रुप 3 में कौन कौन से एलिमेंट है? नोट्स देखिए। मिला सर कुछ? इनमें से ऊपर जो। नहीं नहीं, ग्रुप 3 में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है मैंने लिखवाया था ना लास्ट क्लास में। यस सर। कौन कौन से एलिमेंट है? सर स्कैंडियम। ये ग्रुप 3, ठीक है। स्कैंडियम, उसके नीचे? सर यट्रम। वेरी गुड, उसके बाद लैंथनम वगैरह है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप 3 होते हैं ना, तो इनमें डी ऑर्बिटल जस्ट फिल्ड होता है, जैसे 3D1 हो गया, ठीक है, नीचे वाले में 4D1 होगा। जबकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना आप इधर, तो डी में इलेक्ट्रॉन जाते जाएगा, डी के बाद एफ में जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? डी के बाद किस में जाएगा? अब जैसे ग्रुप 3 में बोलेंगे आप जैसे इलेक्ट्रॉन के नंबर को, तो उसमें क्या होगा आपका कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी में कितना होगा? एक ही होगा ना। हाँ सर। तो वहां पे जो शेडिंग इफेक्ट होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू हेयर। जब एस पी डी एफ के मतलब और सब में जाएगा, जैसे मान लीजिए आप क्रोमियम में बात करेंगे, तो क्रोमियम की जब बात करेंगे तो इसमें कितना जाएगा? 5 जाएगा कि नहीं? यस तो सर। ये ड्यू टू शेडिंग इफेक्ट सारी चीजें होती है। यहाँ तक लिख लिया आपने? और भी रीजंस आएंगे तो और क्लियर होगा। यस सर लिख लिया। चलिए, हाँ। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, जैसे इससे से रिलेटेड है। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो पूरा कर चुके थे ना हम लोग। हाँ, यहाँ पे सवाल ऐसे आएगा कि वाई जिरकोनियम, मैंने सारे सीरीज का वो लिखवा दिया था ना,
कि कौन किस ग्रुप में होगा, किस सीरीज में होगा, मैं यस याद सर। दिला देता हूँ आपको। वाई जिरकोनियम एंड हैफनियम have similar atomic radius, सिमिलर एटॉमिक रेडियस। तो देखिए यहाँ पे अगर आप बात करेंगे जिरकोनियम में, मैं पीछे आपको दिखाता हूँ। थोड़ा और ऊपर चलते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप फोकस कर रहे हैं तो जिरकोनियम ये 4D में है और 5D में कौन है, हैफनियम है। तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन सेम क्यों है, यही सवाल है ना। यस सर। यहाँ पे सवाल यही है, तो इसका एक ही रीजन बनता है, नीचे जैसे आएंगे आप तो लेंथेनम शुरू होगा, तो ड्यू टू लेंथेनॉइड सीरीज कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जबकि आपको पता है कि अगर मैं सोडियम और पोटेशियम की बात पूछता हूँ कि इसमें बड़ा कौन होगा, तो क्या होगा आपका आंसर। सोडियम और पोटेशियम की बात करूंगा तो कौन बड़ा होगा। तो सोडियम। वाह, कहाँ है दिमाग। अच्छा नहीं सही है सर, पोटेशियम पोटेशियम होगा ना। वेरी गुड, क्यों, क्यों होगा तो पोटेशियम एटॉमिक बड़ा। साइज में ना। हाँ, एटॉमिक रेडियाई साइज, एटॉमिक साइज, हाँ बताइए क्यों होगा पोटेशियम ज्यादा। अरे जाहिर सी बात है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, ये पहले आता है, उसके जस्ट नीचे ही आता है 19 होता है, यस इसका सर। कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो ये क्या आएगा, नियॉन 3s1 आएगा। ठीक है, 3 यस शेल सर, है इसमें। तो उसके पास इसका एक एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन करेंगे शेल तो होता है ना। आर्गन 4s1, इसमें 4 शेल है लेकिन इसमें भी वही होता है, जिरकोनियम मैंने आपको दिखाया, जिरकोनियम यहाँ है तो हैफनियम यहाँ है कि नहीं, यस सर। बताइए। ये है, फिर भी ये दोनों बराबर क्यों होता है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वहां पे जो पीडीएफ जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, पुअर शेल्डिंग इफेक्ट होता है, इस वजह से ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, वो शेल्ड नहीं कर पाता है तो उसको और ज्यादा खींच लेता है अपने तरफ, तो वो पहले वाले के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख देंगे ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसे लिख लीजिए। यस सर लिखिए। चलिए, अब देखिए यहाँ पे आयनिक रेडियाई की बात करेंगे, आयनिक रेडियाई की। तो जैसे हम लोग आयनिक रेडियाई की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि विद डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जितना इंक्रीज करेगा ये डिक्रीज करेगा, आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इज दैट क्लियर। अब यस दूसरा सर। पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, इन जनरल, आप भी लिखते जाइए साथ साथ में, ions of same charge, in general ions of same charge in given series show progressively progressively decrease in radius with increasing with increasing atomic number, एटॉमिक नंबर। तो सिंपल सी बात है कि जनरल क्या होता है कि आयंस ऑफ सेम चार्ज होते हैं अगर गिवन सीरीज में, तो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज शो करते हैं इन रेडियस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर।
यस सर, लिख लिया। वेरी गुड। तो ये था आयनिक रेडियस। उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ जब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन वगैरह की तो जरूरत है नहीं हमें। आपको पता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? यस सर। क्या होता है दिव्यम? सर, हाँ बोलिए। सर एम आई ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल। सर बेसिकली जब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एक पर्टिकुलर गैसियस एटम से दूसरे एटम में जाती है या इलेक्ट्रॉन्स में जाती है ग्राउंड स्टेट के थ्रू। आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसको कहते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यस सर। हाँ। ठीक। यस सर, हाँ हाँ तो हाँ। ग्राउंड स्टेट से ही निकालते हैं, जैसे सोडियम है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हमने। ठीक है, तो ये किस में चला जाएगा? Na+ और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। अब Na+ में गए हम लोग, फिर यहाँ पे एनर्जी दिया कुछ और इसको कर दिया मैंने Na+2, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में आई बात? जी। तो ये होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए इसमें क्या है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बात कर रहे हैं तो पीरियड की बात कर रहे हैं। अलोंग द सीरीज, अलोंग द सीरीज आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। हाउएवर irregular trend due to size, irregular trend in the first ionization energy of in the first ionization energy of 3D metals is due to irregularities, irregularities in electronic configuration, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन भी आते जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन में ऑफ 4s एंड 3D ऑर्बिटल। जैसे कि आपको पता है कि क्रोमियम की बात करते, क्रोमियम के बाद क्या आता है? मैंगनीज आता है कि नहीं? बताइए। यस सर। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या आ जाता है? 4s1 3d5 हो जाता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन जो आता है वो आता है 4s2 3d5। ठीक है, मैंगनीज के अलावा आयरन का ले लीजिए, यहाँ पे क्या आएगा? 4s2 3d6। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? मैंगनीज और आयरन में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा अच्छे से होगी। इसके पहले वेनेडियम में 4s2 3d3 था ना, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम। हाँ यस सर, यस सर। अब मैं पूछूंगा आपसे, ये 3d3 होगा? ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मैं पूछूंगा इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? बताइए जरा, क्रोमियम और वनेडियम में। तो क्रोमियम ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ भी हाफ फील्ड है, यहाँ भी हाफ फील्ड है, यहाँ ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, तो यस इसका सर। आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। तो ड्यू टू द irregularities in electronic configuration of 4s and 3d orbital, they show irregularity in their trend of ionization energy, first ionization energy. Is it clear? यस सर। चलिए इसे लिखिए। स्पाइडरमैन देख लिया आपने? नो सर। 83। हाँ सर। वेरी गुड। बर्थडे गिफ्ट था वो मेरा। मैंने सुना बहुत अच्छी मूवी है।
ये अब तक देखने नहीं जा पाया मैं। हो जाए तो बताइएगा। ओके सर। एक मिनट में कर। दिव्यम, आर यू डन विद दिस? यस सर। अच्छा, तो आप कर चुप करके बैठे थे क्या? यस सर, आई थॉट आप कहीं गए हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, आई वाज हियर, आई वाज वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। यस सर, सॉरी। ये दिखता नहीं है ना, जैसे ये ओपन करता हूँ मैं नोटबुक, उसके बाद मैं अपने आप को नहीं देख पाता हूँ, नहीं वो दिखता है। चलिए कोई नहीं, हो गया ये। तो देखिए, ये तो ग्रुप पीरियड वाइज बात हो गया कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज करता है, बट देयर इज सम इरेगुलरिटीज ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेसिकली हैशटैग डाल के इन अ ग्रुप। इन अ ग्रुप, यहाँ सिंपल लिख रहा हूँ इन अ ग्रुप में कि 3D जो है आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज टू 4D, और 4D से जब जाएंगे हम 5D में तो भी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है। Hg का देखेंगे, मर्क्यूरी का हाईएस्ट। इसको करने का बेस्ट तरीका यही है दिव्यम, कि आप इसको ना ग्राफिकल मेथड जो दे रखा है आपका किसमें, एनसीईआरटी में, उसको देखें या फिर वैल्यू देख के करेंगे तो काफी इफेक्टिव होता है। ठीक है, 107 किलो जूल पर मोल। तो सर ये वैल्यूज हमें याद करनी नहीं पड़ेंगी? नहीं, वैल्यूज देखना है कि कितना कितने का डिफरेंस है, ये याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? यस सर। एनसीईआरटी है आपके पास? हाँ सर। हाँ, तो उसमें बहुत सारे ग्राफ दे रखे हैं, उसको जरूर रीड करिएगा। ठीक है, ओके सर। 540 किलो जूल पर मोल। अब देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, ग्रुप की बात हो रही है, 3D से 4D, ये Hg आ गया। अब आपको याद हो तो मैं फिर से दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये Hg और La लिखा था ना। अब देखिए यहाँ पे Hg कहाँ है और La कहाँ है, Hg ढूंढिए जरा। ये रहा आपके पास Hg, ये रहा La।
और Hg की जब बात करें, जिंक कैडमियम, ये रहा Ag, गलती से लिख दिया हूं मैं, ये Hg है, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट है और इसका क्या है आपका, लोवेस्ट है। बात समझ रहे हैं आप? यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये सारी चीजें। तो इसमें हाईएस्ट में देख भी लीजिए कितना है, 1007 किलो जूल, और ये कितना है आपका 540 किलो जूल, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट कह सकते हैं, आधा आधा से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी की। अब बात करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की। किसकी बात करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो डी ब्लॉक बहुत ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, आपको पता है, ये बात पता है कि नहीं? ये ऊपर वाला लिख लिया आपने? सर लिख रहा हूँ बस। ओके, इसे लिख लीजिए फिर, ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्सक्यूज मी सर। यस दिव्यम। सर अगर इन दोनों की जगह, जैसे एस जी या एल ए की जगह हमें कोई और कंपाउंड्स दे दे, तो उसमें भी हमें फिर वो जो हाँ, वैल्यूज हैं जनरली वो। ऐसे ही होता है, ओके। ठीक है। अभी पता चल जाएगा, और भी थोड़ा सा इधर उधर होता है, एक्चुअल में याद रहता नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा होता कैसे है, ठीक है। ओके सर। एनसीईआरटी जरूर रीड करिएगा इनऑर्गेनिक के लिए। यस सर लिखिए। चलिए, अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल बात, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा था मैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिकली क्या होता है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक एक ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जो +2 से +7 तक शो करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डी ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट। एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट, अगर 3D में बात करें सीरीज की तो 3D सीरीज में बात करेंगे तो स्कैंडियम और जिंक की बात हो रही है, ठीक है। ड्यू टू सिमिलर energies of ns and n-1 d electrons, n-1 d electrons, as for example मैं पूरा लिख रहा हूँ स्कैंडियम से यहाँ तक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कुछ छूट जाए तो बताइएगा, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो ये वाला तो +3 ही शो करता है और ये वाला +2 ही शो करता है। ठीक है, ये जो फर्स्ट 3 है ना आपके पास, ठीक है, ये जो फर्स्ट और लास्ट है, स्कैंडियम एंड जिंक is the only element in the 3D series which shows only one oxidation state, which is this is +3 and this is, बोलिए, सर जिंक इज -2। -2। ओ सॉरी, +2। +2। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, मैं बोलने को इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप एक ट्यूनिंग बनाए रहेंगे तो अभी बहुत सारी चीजें ध्यान में आ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस रहिए। टाइटेनियम का जो देखेंगे तो ये देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं सबका लिखे जा रहा हूँ। ठीक है, ये +2 शो करता है, ये भी +2 शो करता है, ये भी +2, ये भी +2, ये सारे के सारे दिव्यम +2 शो करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि ये जो होता है सर वेरिएबल। स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया। हाँ हाँ, मैं इसलिए ऑफ हो गया था। ठीक है, तो इसलिए मैं बस बोल रहा था, लिख नहीं रहा था। लेकिन आपको कैसे पता कि बस मैं बोल ही रहा हूँ? गुड। तो यहाँ पे देखिए, मैं बोल रहा था टाइटेनियम, ये सारे के सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेंगे। ठीक है, जब देखेंगे आप तो ये +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ये भी +3 +3। ठीक है, ये भी +3 शो करेगा, ये भी +3, सब के सब क्या शो करेंगे? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, कॉपर जो है ना, कॉपर, वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और +2, +3 में कभी कॉपर देखा है क्या आपने? नो सर। तो यहाँ पे +1 और +2 लिख दूंगा मैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। अब हम देखेंगे तो टाइटेनियम +3 वाला हो ही गया। और आपको पता है कि ये जो आयरन होता है, ये जो आयरन होता है वो +2 और +3 में होता है, +1 में तो होता नहीं है ना। हाँ सर। ठीक है, सिमिलरली और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे टाइटेनियम खत्म, अब टाइटेनियम 4 भी शो करता है, ये भी 4 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 शो करता है, और यहाँ तक बस 4। कॉपर तो नहीं शो करता ना। अब नो 5 की सर। बात करेंगे तो वेनेडियम +5 शो करेगा, ये भी +5 शो करेगा, +5 शो करेगा, +5 शो करेगा। और फिर कोबाल्ट से बात आएगी, आयरन, आयरन कहाँ से +5 शो कर देगा? ध्यान दीजिए जरा। ठीक है, आयरन नहीं शो करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। अब जब बात करेंगे यहाँ पे क्रोमियम, क्रोमियम का +6 आपने देखा होगा, देखा है कि नहीं आपने? और यस यहाँ सर। +6, और आयरन यहाँ जैसे +6 शो कर सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये वाला केसेस जब तक आपने देखा नहीं होगा। और जब +7 की बात आती है तो तो वहाँ पे वो एक्सेप्शन है कि जो नहीं नहीं, ये आयरन है वाला वो केसेस 5 नहीं पढ़ा कर नहीं सकता बट आपने। 6। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कंपाउंड्स, ठीक है, जिसमें ये +6 में एग्जिस्ट कर सकता है। क्योंकि इसके आउटरमोस्ट सेल में देखिए ये होता है ना 4s2 3d6 यस सर। आयरन का। अब बहुत सारा एनर्जी दे दिया आपने तो ये वाला एनर्जी निकाल दिया, तो +6 में शुगर देगा कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो इस वजह नहीं नहीं, ये रुक जाइए। +6 में शो करने का रीजन ये होता है कि यहाँ से पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, हम इलेक्ट्रॉन जो निकालते हैं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा हूँ प्लस में, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो अब बस आयरन का देखेंगे आप, बस आयरन का देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 4s2 3d6। अब हम अगर Fe+2 में कर दें तो ये फुल हाफ फिल्ड हो जाएगा, 4s1 3d6। अगर Fe, ये Fe+ में Fe+2 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 4s0 3d6 हो जाएगा। और Fe+3 कर दूं मैं तो ये क्या हो जाएगा? 4s0 तो है ही, ये 3d5, ये काफी स्टेबल हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। तो ये एक बहुत ही अलग केस है, एक्सेप्शन कह सकते हैं आप अपने मर्जी से। +6 में तो ये हो जाएगा 4s0, 2 यहाँ से निकल जाएगा दिव्यम और 4 यहाँ से निकल जाएगा, तो 3d2 बचेगा। तो ये बेसिकली बहुत ही रेयर रेयर केस में है। और +7 शो करने वाला 3D सीरीज में एक ही एलिमेंट है, जिसका नाम क्या है? मैंगनीज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला +2 +3 +4 +5 +6 +7। और यहाँ देखिएगा क्रोमियम का, तो क्रोमियम का जब आप ध्यान देंगे तो ये +2 +3 +4 +5 +6 तक ही शो करता है। ठीक है, और ये जो ओस्मियम और सर। रोडियम होते हैं, ठीक है, वो देखिए कितना शो करते हैं, ये तो सबसे हाईएस्ट शो करते हैं। ठीक है, तो ये ओस्मियम और रदरफोर्डियम होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका +8 तक शो करता है ये। फिर एक रदरफोर्डियम है, दूसरा कौन सा है? ओस्मियम।
ओके सर। आरयू का एक बार वैसे देख लो। यस सर, लिख लिए। रुदेनियम है, रुथेनियम। रदरफोर्डियम से आरटी होता है, ये रुदेनियम है। सारा लिख लिया आपने? हाँ सर। That's good. ओफो, इसको स्लाइड नीचे करने के लिए बैक, यहाँ तक हो गया आपका? यस सर। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे बात आएगी सबसे पहले, ट्रेंड्स इन m+2/m स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये चीज इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में पढ़ना हमें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेंड्स इन m+2/m का मतलब ये है कि ये +2 से 0 में जा रहा है, यानी ये रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है? सर रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस हो रहा है। तो इसको करने का आसान तरीका मैं वैल्यू लिख के दिखाऊंगा। ये E0 और /V का मतलब वोल्ट में रख रहे हैं, वैल्यू को रखेंगे वोल्ट में। ठीक है। टाइटेनियम से लेते हैं हम लोग, टाइटेनियम के बाद क्या आता है? वेनेडियम, वेनेडियम के बाद क्या आता है? क्रोमियम, क्रोमियम के बाद क्या आता है? मैंगनीज। बताइए मैंगनीज के बाद? सर मैग्नीज के बाद आयरन Fe, आयरन के बाद? देन Co, देन? Na, Cu, Zn। ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू जब देखेंगे, ठीक है, m+2 से /m जाने में, तो इसका जो वैल्यू होता है सबसे कम इसका देख लीजिए, -1.63। बहुत ही इरेगुलर होगा, देखिएगा जरा, -1.63। इसका -1.18। ठीक है। इसका देखेंगे तो -0.9 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा -1.18। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -0.49, और यहाँ पे देखेंगे हम तो -0.28, और यहाँ देखेंगे तो -0.25, और यहाँ पे आ जाएगा +0.3। सर ये इतना रिड्यूस हो रहा है? माइनस नहीं, नहीं, अभी पता चलेगा आपको। इसे लिखिए पहले। यस सर। हो गया। यस सर। अब देखिए एक क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आता है। ठीक है। जो ऊपर से शुरू होता है, जैसे कि होता यह है कि अगर किसी जिसका भी वैल्यू 0 पॉजिटिव है ना, जिसका भी वैल्यू पॉजिटिव है, ये देख रहे हैं आप, इसका वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये हो जाता है कि टेंडेंसी टू गेट, ठीक है, ई नॉट का, अरे वेट अ मिनट, अगर ई नॉट का वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड इज मोर देन मोर। मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव है उतना ही ज्यादा रिड्यूस होगा, और नेगेटिव का मतलब यही हो गया कि वो ऑक्सीडाइज होते जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे देखेंगे, आपको पता है कि सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है अगर एलिमेंट में बात करें तो? सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग या सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सर लिथियम तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग होता है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा
रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो फ्लोरीन जो होता है ना, ये मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और लिथियम जैसा कि आपने बताया, ये क्या होता है आपका, मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। तो आपने खुद ही देखा कि यहाँ पे कुछ भी हो रहा है, पहले ये दे रखा है कि 0 -1.63, फिर डिक्रीज हो रहा है, चलो, फिर अचानक से आधा हो गया और डिक्रीज हो गया, बहुत डिक्रीज हो गया, फिर ये वाला वैल्यू इसके बराबर दे दिया। तो काफी ज्यादा इरेगुलरिटी है कि नहीं? और यहाँ पे बीच में फिर पॉजिटिव आ गया, यस सर। फिर नेगेटिव चला गया। तो ये इरेगुलरिटी का भी रीजन होता है बेसिकली, पहले ये लिख लीजिए। उसके बाद ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव, अगर मैं आपसे इसी में पूछ दूं सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसके पास है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे ज्यादा कौन है, तो क्या बताइएगा? टाइटेनियम से जिंक के बीच में सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? सर टाइटेनियम। टाइटेनियम सबसे ज्यादा है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा कॉपर। कि? चलिए इसे लिख लीजिए, फिर मैं आगे लिखता हूँ। यस सर। स्लाइड चेंज करूँ? हाँ सर। चलिए, अब देखिए इसी में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, जैसे कि आपको पता है कि ये जो ई नॉट है, बेसिकली क्या लिख रहे हैं, +2/m। इसका मतलब यही होता है, अगर मैं ऐसे लिखूँ ना, देखिए m/m+2, दैट मीन्स ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये m जब कोई एलिमेंटल फॉर्म में हो या मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। इज दैट क्लियर? तो ये 0 से +2 में जा रहा है यानी 2 दिया होगा, और ये +2 से 0 में जा रहा है यानी 2 लिया होगा। +2 ऑलरेडी था, 2 लिया, -2 या 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ सर। चलिए, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूँ, वैल्यूज आर इरेगुलर। वैल्यूज आर, साथ में आप भी लिखिए, वैल्यूज आर, ये थोड़ा सा कम फील आएगा इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास से बहुत कुछ फील होने लगेगा इसको। ठीक है, तो मोरल डाउन नहीं करिएगा। ड्यू टू irregular variation of ionization energy, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी लिख देता हूं मैं 1, और +2 फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड ऑल्सो sublimation enthalpies which are relatively much less for manganese and vanadium। सो बेसिकली बात यहाँ पे आगे खत्म हो जाती है कि m सॉलिड में है, कभी भी इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग में इलेक्ट्रॉन देने और लेने की टेंडेंसी है कि नहीं? हाँ सर। तो कोई सॉलिड में है तो सबसे पहले उसमें जो एनर्जी देंगे उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, कभी भी इलेक्ट्रॉन निकालना हो। एक मिनट देखिए, तो जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी का, जैसे मान लीजिए इनॉट की बात हो रही है, तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग की बात होगी, तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या इलेक्ट्रॉन डालेंगे, कोई गेन करेगा या फिर कोई लूज करेगा। और गेन लूज करने के लिए उस एटम को, उस एलिमेंट को हम गैसियस स्टेट में ले जाते हैं। तो जैसे गैसियस स्टेट में ले जाएंगे तो हम इसका क्या लिख देंगे, ΔH सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ले गए, सबसे पहले गैसियस स्टेट में ले गए, उसके बाद यहाँ कुछ एनर्जी देंगे, ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, डेल्टा। ये जो लिख रहा हूँ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो ये चला जाएगा m+ गैसियस स्टेट में। फिर से मैंने एनर्जी दिया, जैसे IE1 IE2 लिख रहा था, उसी को लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी है, तो ये किस में चला जाएगा, m+2 गैसियस स्टेट में। इज दैट क्लियर? यस सर। और इसको मान लीजिए मैंने वाटर एक्वस सॉल्यूशन में डाला, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये गैस से एक्वस सॉल्यूशन में आएगा। इस टाइप के एनर्जी को क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने, थर्मोडायनेमिक्स में। तो इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रेशन इंथैल्पी। क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रेशन इंथैल्पी।
ठीक है। तो बेसिकली देखिए ये जो आपका इनॉट का वैल्यू है ना, इनॉट का जो वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करने या गेन करने में। उसमें ऑलरेडी हमने आयोनाइजेशन इंथैल्पीज में देखा कितना ज्यादा वेरिएशन आ रहा था। ड्यू टू दैट वेरिएशन एंड एडिशनल वेरिएशन विच इज सब्लिमेशन इंथैल्पीज, जिसके वजह से आपका वेरिएशन आ रहा है ई नॉट में। ठीक है, तो उसी हिसाब से ई नॉट का वैल्यू अरेंज हुआ है, कोई जल्दी दे रहा है, कोई टाइम लगा रहा है देने में, इस वजह से। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए लिख लीजिए इसे। तो हमने mn के बाद क्या लिखा है सर? डेफिनेशन में mn के बाद थर्ड लाइन। एम एन एंड वेनेडियम। यस सर, लिख लिया। वेरी गुड। अब देखिए कॉपर का जो पॉजिटिव है उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी सब तो नेगेटिव था। अब कॉपर जो है उसका जो ई नॉट का वैल्यू है, ई नॉट इज पॉजिटिव। अब ये क्यों होता है अभी लिखूंगा मैं दिव्यम, ये क्यों होता है इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। दिस इज बिकॉज हाई एनर्जी is required to transform Cu solid to Cu+2 aqueous। काफी ज्यादा एनर्जी लगता है क्योंकि 4:1 3D10 हो जाता है, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड जो है डी में फुल फिल्ड हो जाता है, एस में हाफ फिल्ड हो जाता है, काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है इस वजह से। विच इज नॉट बैलेंस्ड बाय हाइड्रेशन एनर्जी। किसी भी गैसियस आयंस को उसको हाइड्रेशन एनर्जी में कन्वर्ट करने में भी जो चेंज इन एंथैल्पी आता है उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉपर है आपका, जैसे सपोज यहाँ पे कॉपर किस में है, सॉलिड में है। तो सॉलिड से सबसे पहले हम इसको बनाएंगे गैस में। किस में बनाएंगे? गैस में। और गैस में बनाने के लिए जो एनर्जी खर्च होगा उसे क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। ठीक है, तो सब्लिमेशन गैस में करने के लिए ये एंडो होगा कि नहीं, क्योंकि एनर्जी देना पड़ेगा ना दिव्यम हमें। यस सर। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मैं निकाल रहा हूँ, कितना इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन एक निकालूंगा तो ये किस में चला जाएगा दिव्यम? Cu+2 में जाएगा। तो यहाँ भी एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं? देना यस सर। पड़ेगा ना। फिर से ये गैसियस स्टेट में अभी सॉरी ये +2 में ना जाके ये +1 में जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन लिया हूं मैं।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से क्या हो गया, यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा तो अब इस एक इलेक्ट्रॉन और निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो फिर भी ये क्या होगा, एंडो, क्योंकि एनर्जी देना पड़ेगा, और ये किस में कन्वर्ट होगा, Cu+2 G में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, Cu+2 G में चला जाएगा। अब यहाँ पे इसको करेंगे हम हाइड्रेशन इंथैल्पी देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, Cu+2 एक बार सॉल्यूशन में जाएगा, और यहाँ पे जो एनर्जी देते हैं हम लोग, ठीक है, वो कहते हैं हम हाइड्रेशन इंथैल्पी, डेल्टा H हाइड्रेशन। और ये जो होता है ना आपका एक्सो होता है, ये क्या होता है दिव्यम, ये एक्चुअल में एक्सो होता है। जैसे हाइड्रेशन इंथैल्पी बनेगा ना, हाइड्रेशन मतलब एक बार सॉल्यूशन में जाएगा तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, और प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा कि नहीं। यस सर। इस केस में देखिए, यहाँ एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ भी एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ भी एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है, काफी ज्यादा एनर्जी इसके पास है। तो एनर्जी जब ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी कम होती है या ज्यादा होती है। तो एनर्जी ज्यादा होने पे स्टेबिलिटी भी तो बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी, जो ज्यादा हो जाएगी इंक्रीज। एनर्जी जितना ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी कम होगा। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज करेगा, एक्सो होगा तो थोड़ा स्टेबल ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट भी लिख लीजिएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड is much higher than energy released। बस, सिंपल। क्यों, क्योंकि इतना सारा एनर्जी दिया आपने, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगा उतना ज्यादा नहीं होगा। और देखिए, जो एनर्जी रिलीज होता है वो नेगेटिव होता है, और जो एब्जॉर्ब होता है वो पॉजिटिव होता है कि नहीं, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा आपने। यस सर। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगा ना उतना ज्यादा नहीं कर पाएगा जितना ये एब्जॉर्ब किया रहेगा, इस वजह से वो पॉजिटिव ही रह जाता है। हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लिया है ना। यस सर, हो गया। ठीक है, लिख लिया आपने ये। यस सर, लिख लिया। वेरी गुड। चलिए, अब देखिए यहाँ पे बात होगी एक क्वेश्चन की, वाई Cr+2 is a reducing agent and Mn+3 is oxidizing agent when both have D4 configuration। when both have D4 कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्रोमियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 24 होता है और +2 में, तो ठीक है, यहाँ पे +2 से देखिए, यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, और ये Mn+3 किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कर रहा है कि नहीं। यस सर। तो रिड्यूसिंग एजेंट है यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा, सिंपल है कि नहीं। ये बात क्लियर हाँ है कि सर। हाँ नहीं, सर। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है मतलब सामने वाले को रिड्यूस करता है तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो खुद ऑक्सीडाइज होगा दिव्यम, ये तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि नहीं। और जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये Cr+3 में चला जाएगा, यस सर। और ये जब Cr+3 में जाएगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, बताइए। यहाँ पे इसका 24 होता है, फिर ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपल 24 होता है ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है क्रोमियम का, तो 24। 24 होता है। तो ये कुछ ऐसा होता है 4s1 3d
5। ठीक है, अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4s0 3d3 होगा कि नहीं। हाँ सर। अब यहाँ पे ध्यान अगर देंगे आप तो आपको याद होगा T2G और EG, याद है, 1 2 3 4, यस सर। किस चैप्टर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो ये जो है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन एक इसमें दे देगा, एक इसमें एक इसमें, इस तरीके से है। ये स्टेबल हाफ फील्ड, हाफ फील्ड ध्यान दीजिएगा, ये स्टेबल हाफ फील्ड कैसे है, T2G, स्टेबल हाफ फील्ड T2G, जिसमें वो स्प्लिट हो रहा था ना, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, याद आया, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था, 2 ऊपर 3 नीचे ऐसे कुछ हो रहा था, कैसे हो रहा था, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हो रहा था ना, ये 5 है तो ये 2 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया, तो ये हाँ T2G सर। ऑर्बिटल और ये यस सर। T ऑर्बिटल, तो ये अलग हो गया, तो इसमें इसका हाफ फील्ड क्या होगा, 3 ही तो होगा, तो 3 आ गया। और जबकि हमारे पास क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं तो मैंगनीज, अब मैंगनीज बोल रहा है कि Mn+3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो Mn+3 में जब रहेगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये रिड्यूस करेगा कि नहीं, बताइए। हाँ सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये क्या करेगा, गेन करेगा या लूज करेगा। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो गेन करेगा। गेन करेगा, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया इसमें और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंगनीज का ऐसे नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो 4s2 3d5 होगा, और ऐसे देखेंगे Mn+2 में तो इसका क्या हो जाएगा, 4s0 3d5, सिंपल। तो यहाँ पे अपने पास यस क्या आ सर। जाएगा, सिंपल यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 2 3 5, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1 2, और ये हाफ फील्ड है, T2G नहीं है, ये तो पूरा का पूरा हाफ फील्ड दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। हाँ सर। तो दोनों के अपने अपने रीजन है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट इसलिए करता है ताकि ये किस टाइप से बन जाए, स्टेबल हाफ फील्ड T2G बन जाए। इसको अगर आप Cr+2 को चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में करने को कर सकते हैं, लेकिन आपको दिखेगा, खुद ब खुद दिखेगा कि इतना अच्छा कॉन्फिग, इतना अच्छा स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाता। इज दैट क्लियर। यस सर। चलिए लिखिए इसे, एक मिनट रुक जाइए, लेट मी नो इफ यू आर डन। हम्म। यस सर डन। थैंक यू। चलिए, अब देखिए अपने पास क्या हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कर लिया ना आपने। हाँ सर। स्लाइड पीछे गए थे, अब लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने पास आता है डेंसिटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डेंसिटी की बात, सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं हम लोग। तो डेंसिटी की बात करते हैं। अब देखिए इसमें ट्रेंड क्या होता है, लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे हम लोग, लेफ्ट टू राइट डेंसिटी इंक्रीज करेगी। डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीजेस। ठीक है, साथ साथ में लिखते जाइए आप भी। एग्जाम्पल की जब बात करें, टाइटेनियम है आपके पास Z इज इक्वल टू 22, टू कॉपर तक जाएंगे हम लोग, Z इज इक्वल टू 29, डेंसिटी इंक्रीजेस। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो साइज वगैरह पे भी डिपेंड करता है, जिसकी वजह से इरेगुलरिटी आती है, ड्यू टू इरेगुलरिटी इन साइज। दूसरी बात करें हम लोग मेटालिक बॉन्डिंग। तो मेटालिक बॉन्डिंग की जब बात करते हैं तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा उतना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा। ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, stronger is the resultant bonding, stronger is the resultant bonding। जितना ज्यादा नंबर ऑफ पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसके भी देख लेते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है, एक्सेप्ट जिंक हो गया, Hg हो गया जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, कैडमियम हो गया, और एक वो कॉपरनीशियम, क्या लिखवाया था मैं, Cn। ठीक है, ये इन सब के एक्सेप्ट इन सब के बाकी सबका जो बेसिकली आपका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग metallic bonds and presence of partially filled d orbital, presence of partially filled d orbitals, please write it। Yes, sir. Look clear. Very good, am I audible? Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे दिव्यम क्या बात होगी, ये देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना समझने में। No, sir. मेटालिक बॉन्डिंग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो ये सारी चीजें भी ज्यादा होंगी। अब जो फोर्थ पॉइंट आता है दिव्यम अपने पास, वो क्या आता है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब देखिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के क्या होता है, बेसिकली एटम में कन्वर्ट करने का जो चेंज इन एनर्जी आता है, जो चेंज लगता है एनर्जी, उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये क्या होता है, इट फर्स्ट
increases, it first increases, then decreases, then up to mid, ध्यान से देखिएगा, अप टू मिड बीच तक डिक्रीज करता है इन अ सीरीज, फिर से इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। फर्स्ट डिक्रीजेस देन अप टू मिड डिक्रीजेस, पहले इंक्रीज करता है, ठीक है, और उसके बाद फिर डिक्रीज करता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद Yes, sir. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये की पॉइंट होता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब यहां देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होता है बेसिकली। डायामैग्नेटिक क्या होता है? ये डायामैग्नेटिक, आपको पता है डायामैग्नेटिक क्या होता है दिव्यम? Yes, sir. Paramagnetic, diamagnetic, very well. No? हाँ हाँ, तो ये होता है क्या? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डायामैग्नेटिक का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है या नहीं? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसका दूसरा इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में ये है रिपेल्ड बाय मैग्नेट। वहीं पे बात कर लेंगे हम पैरामैग्नेटिक की। तो पैरामैग्नेट भी पता है आपको। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और रिपेल्ड बाय मैग्नेट मतलब ये वीकली रिपेल्ड होता है। क्या होता है ये? वीकली रिपेल्ड होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग पैरामैग्नेटिक में, तो इसमें इसमें क्या होता है? अट्रैक्ट होता है, वीकली अट्रैक्टेड होता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इसको लिख लीजिए जरा। Yes, really clear. वेरी गुड। इसके बाद एक पॉइंट और इसमें रह जाता है दिव्य, आपने उसमें पढ़ा था, आपको याद हो तो, सॉलिड स्टेट में फेरोमैग्नेटिक, याद है? एंटी फेरोमैग्नेटिक, उसमें तो बहुत सारी चीजें पढ़ा था हमने। Yes, sir. दिव्यम, Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए फेरोमैग्नेटिक में क्या आ जाता है कि यहाँ पे स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट होते हैं। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? वीकली होते हैं। और यहाँ ये क्या होता है? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक नेचर का, मैग्नेटिक मूवमेंट का एक फॉर्मूला आ जाता है, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू। और ये होता है बी एम, जिसका फुल फॉर्म होता है बोर मैग्नेटन, ठीक है। और ये जो एन होता है, नंबर ऑफ
unpaired electron. Is that clear? Yes, sir. ये लिख लीजिए और उसके बाद एक सवाल देता हूँ मैं। कैलकुलेट। सर बीएम को बोर मैग्नेट कहते हैं ना? हाँ, बोर मैग्नेट है। ये यूनिट होता है, बोर मैग्नेट नहीं, बोर मैग्नेट। आप इस पे जरा से प्रैक्टिस करिए। आर यू डन दिव्यम? तो कर रहा हूँ। सर सीयू का 2.43 है। ओके, आगे। तो एक बार पहले इसका बता दीजिए, मैं उसके लिए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके? गलत है। एन का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना? यस सर। सर सीयू में तो जैसे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो एक अगर रखेंगे तो 1 + 2 × 1 √3 ही आएगा ना? यस सर। समझ में आया कैसे करना है या करके दिखाऊं? सर आया। सर सीयू हाँ, बताइए। सर सीयू प्लस के लिए सर 1.73 होगा। जीरो हो जाएगा ना, वहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी दिख रहा है आपको? नहीं सर। तो जीरो रखेंगे, 0 + 2 × 0 0 हो जाएगा ना? हाँ यस सर यस।
सर Cu+3 के लिए 2.82 होगा। +3 में कितने लोन पेयर है? +2 में एक लोन पेयर होगा ना? सर थर्ड वाला तो +3 है ना। वो Cr+3 है। सर आप एक बार इसका मुझे कोई एक पार्ट करके दिखा दीजिए please। इसका बहुत ही आसान है दिव्या, देखिए कैसे होता है। सिंपल। कॉपर का दिखाऊं या क्रोमियम का? सर कॉपर का दिखा दीजिए। कॉपर है, कॉन्फ़िगरेशन सिंपल करेंगे, आपको जैसे भी आता हो। आप चाहें तो 1s2 कर ले, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s1 3d10, यही होता है ना? अब देखिए यस सर। इसमें तो दो ही इलेक्ट्रॉन जाता है, अगर ऐसे करिएगा तो ये पूरा का पूरा फुलफिल्ड रहेगा ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे नहीं। यहाँ भी पूरा रहेगा, यहाँ आएंगे तो यहाँ देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? √n, n का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, इंटू 1+2। ठीक है, ये बोर मैग्नेट है, तो ये क्या हो जाएगा? 1+2 इंटू √3 bm, या फिर √3 का वैल्यू 1.73 bm। इज दैट क्लियर? यस सर। ऐसे करते हैं हम लोग। क्रोमियम +3 का ऑक्सीड कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं आप। क्रोमियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सर करके देखता हूँ। करिए। सर 3.87। 3. 87। क्रोमियम +3, लेट मी चेक। क्रोमियम 3 की जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s1 3d5, ये होता है आपका क्रोमियम का। किसका होता है? क्रोमियम का। जब +3 में जाएंगे दिव्यम, तो देखिए सीधे लास्ट सेल में चलेंगे, एक यहाँ से निकलेगा और दो यहाँ से निकलेगा, 3 हो जाएगा। यस तो सर। यहाँ 4s 0 हो जाएगा, और ये 3d, दो यहाँ से निकालेगा तो 3 हो जाएगा। इसमें तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें 3 है। तो ये किस तरीके से होगा, जरा ध्यान दीजिए। सर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो हाँ, जो वेरी गुड। म्यू इज इसको इक्वल ऐसे टू कर एन एन लीजिएगा प्लस टू हमेशा, होता है, तो वो 1 थ्री 2 थ्री 3 प्लस टू हो जाएगा। अंडर रूट में रूट। सब कुछ। हाँ, 3 × 3 + 2, बोर मैग्नेटन। आपने कितना आंसर दिया था? सर 3.87। 3.87। देखते हैं, 3 + 2 5 हो गया, 5 3 = 15। हाँ बिल्कुल सही, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 16 का 4 होता है, तो 3.85 समथिंग आएगा। इज दैट क्लियर दिव्यम? यस सर। तो बहुत आसान है ये। ठीक है, बाकी आप इसको रिवाइज करिएगा, और जितने भी टॉपिक्स हो गए हैं उनको एनसीईआरटी से करिएगा। ठीक है। ओके सर। सर अगले अगली क्लास तक हो जाएगा चैप्टर। अगली आपको 18 का पेपर है ना? यस सर, बट इलेक्ट्रो एक्चुअली 10 केमिस्ट्री। से नहीं स्टार्ट है नहीं, ना, मैं इसलिए पूछ रहा हाँ था। हाँ, पेपर स्टार्ट कब से है? सर 10th। 10 से स्टार्ट है। लेट मी चेक द डेट कि कितने क्लासेस मिलेंगे। डोंट वरी, मैं एक और क्लास है, नहीं मतलब अगले क्लास में तो कंप्लीट नहीं होगा। लेट इट बी कंप्लीट इन माय ओन वे, क्योंकि आपका 10 से पेपर है। ठीक है, तो 10 से पेपर में अपने को ट्यूसडे थर्सडे, वेट अ मिनट, ट्यूसडे थर्सडे, और बीच में क्लास लेंगे 10 और 18 के बीच में।
तो थोड़ा टफ होगा क्योंकि फिजिक्स एंड बायो एंड उसमें भी गैप नहीं है तो। अच्छा अच्छा, 1.5 घंटे की बात है। इफ यू वांट टू टेक यू कैन। तो अगर एक्स्ट्रा 10 से क्लास पहले अरेंज, एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाए। हाँ एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करना पड़ेगा, कर लेंगे एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, क्योंकि कोई भी चैप्टर बीच में छोड़ के जाना है हाँ बेवकूफ़ी ये है। सर, ठीक हाँ है वो क्यों? अपन ठीक है, क्योंकि अपने को वही करना है कि ये ऐसे टू का तो मार्क्स जुड़ेगा नहीं, लेकिन मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा, आसान है। ठीक है। यस सर। और ऐसा कुछ लगा तो बस डी डी ब्लॉक कंप्लीट कर लेंगे, अगले क्लास में पूरा डी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये कर लेंगे एफ ब्लॉक, उसके बाद कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, सी यू थैंक इन यू सर। क्लास ऑन थर्सडे।